मैं एक मनहूस विधवा औरत थी जिसका पति शादी के मंडप पर ही मर चुका था। उसके बाद लोगों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिया क्योंकि जब मैं बचपन में पैदा हुई तो मेरी माँ चल बसी थी। चाचा चाची ने ही बड़ी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। हालांकि मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे हर वक्त मनहूस कहा जाता था। एक दिन एक कंपनी में मुझे झाड़ू लगाने का काम मिला। तभी झाड़ू लगाते हुए मेरी नज़र एक फ़ाइल के आखिरी पन्ने पर गई। तभी मैंने कहा, सर आखिरी पन्ने पर गलती है। जब उसने ध्यान से देखा तो वह बेहद हैरान रह गया क्योंकि उस एक गलती की वजह से उसे करोड़ों का नुकसान होने वाला था। तभी वह तुरंत मेरे पास आया और मेरा नाम गायत्री है। मेरी उम्र 28 साल है। जब मैंने इस दुनिया में आंखें खोली थी उसी वक्त मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैंने माँ की गोद कभी महसूस नहीं की, सिर्फ उनकी तस्वीरों में उन्हें देखा। शायद इसी वजह से बचपन से ही मेरे आसपास एक अजीब सी खामोशी रही। पिता ज़्यादा दिन तक मेरे साथ भी नहीं रहे। माँ के जाने के कुछ साल बाद वे भी कहीं चले गए। कहाँ क्यों कभी नहीं बताया। रिश्तेदारों ने बस इतना कहा कि अब वह लौट कर नहीं आएंगे। इसके बाद मेरी परवरिश मेरे चाचा चाची के घर हुई। उस घर में रहना आसान नहीं था। मैं बोझ नहीं थी लेकिन अपनापन भी नहीं था। खाना मिल जाता, सिर पर छत थी, पर सवाल पूछने या सपने देखने की इजाज़त नहीं थी। मुझे पढ़ाई का शौक़ था, किताबों से मुझे सुकून मिलता था। मेरे चाचा चाची को मेरी पढ़ाई से नहीं, मेरी शादी से जल्दी थी। उन्हें लगता था कि एक बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। उन्होंने मेरे मन से कभी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। बस एक दिन बताया कि मेरे लिए रिश्ता तय हो गया। लड़का गरीब था, साधारण था, लेकिन बुरा इंसान नहीं था। शायद यही एक वजह थी कि मैंने चुपचाप हाँ कर दी। मुझे लगा शायद शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई अपनापन आ जाएगा। शादी बड़े सादे तरीके से हुई। न ढोल, न बाजा, न खुशी की चहल पहल। मैं दुल्हन बनी जरूर थी लेकिन भीतर से डरी हुई थी। मेरे पति मुझसे ज़्यादा बोलते नहीं थे पर उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान था। शादी के बस सिर्फ 3 दिन ही बीते थे कि एक सुबह उनके सीने में तेज दर्द की शिकायत करने लगे। अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक आया है। उस पल के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे वहीं रुक गई। मांग का सिंदूर सूखा भी नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं विधवा बन चुकी थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा दर्दनाक वह था जो उसके बाद शुरू हुआ। लोगों की जुबानें चलने लगी। किसी ने कहा कि देखा, पैदा होते ही माँ को खा गई। किसी ने कहा कि अब पति को भी खा गई है। हर ताना मेरे दिल में किसी कील की तरह गड़ता चला गया। शुरुआत में मैं चुप रही लेकिन धीरे धीरे ये बातें मेरे अंदर घर करने लगी। मुझे खुद से नफरत होने लगी। कई रातें ऐसी थी जब मैं सोचती थी शायद मेरा जन्म एक ही गलती थी। अगर मैं पैदा ना होती तो माँ जिंदा होती, अगर मेरी शादी ना होती तो वह आदमी जिंदा होता। मैं खुद से सवाल करती, क्या सच में मैं ही सबकी तकलीफ की वजह हूँ? मेरे चाचा चाची ने मुझे अपने घर में और भी पराया कर दिया। हर छोटी सी बात पर ताना, हर गलती पर इल्ज़ाम। मैं भीतर से टूट चुकी थी लेकिन रोने का हक भी नहीं था। उसी टूटन के बीच मैंने एक फ़ैसला लिया कि अगर मुझे जीना है तो खुद के दम पर जीना होगा, किसी का बोझ बनकर नहीं। मुझे अनुभव कुछ नहीं था इसलिए जो काम मिला वही कर लिया। एक बड़े ऑफिस में मुझे सफाई का काम मिल गया। सुबह सुबह झाड़ू लगाना, फर्श चमकाना, केबिन साफ करना, यही मेरी पहचान बन गई थी। लोग मुझे देखते जरूर थे लेकिन कभी नज़र मिलाकर नहीं। मैं खामोशी से काम करती रही क्योंकि अब मुझे किसी से शिकायत नहीं थी, बस खुद को साबित करना था। मैं जब ऑफिस में झाड़ू लगाया करती तो सबसे ज़्यादा डर मुझे बॉस से ही लगता। कंपनी में हर कोई कहता कि बॉस बहुत सख्त है, उन्हें छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं होती। कई बार तो उनका नाम सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगते। मुझे डर रहता कि कहीं मेरी झाड़ू की आवाज़ से या किसी गलती से उनकी नाराज़गी न झेलनी पड़ जाए। इसलिए मैं हमेशा सिर झुकाकर काम करती और कोशिश करती कि मेरी मौजूदगी किसी को महसूस ना हो। बॉस की उम्र 35 साल के आसपास थी। वह लंबे, स्मार्ट और बहुत हैंडसम थे। उनके कपड़े हमेशा सलीके से प्रेस किए होते और उनकी चाल में एक अजीब सा रौब होता। ऑफिस में कोई भी उनसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत न करता। मैंने सुना था कि उन्होंने आज तक शादी नहीं की। लोग कहते थे कि वह औरतों से नफरत करते हैं इसलिए किसी रिश्ते में नहीं बंधे। ये बात सुनकर मैं उनसे और ज़्यादा डरने लगी थी। धीरे धीरे मुझे उनके बारे में कुछ और बातें भी पता चली। सुना था कि उनका इस दुनिया में अपना कोई नहीं था। बचपन में उनके माँ बाप नहीं रहे और उनके मामा ने पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन कई साल पहले मामा भी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद से बॉस बिल्कुल अकेले रह गए। शायद यही वजह थी कि उनके चेहरे पर हर वक्त एक सख्ती और आंखों में अजीब सी दूरी दिखती थी। लेकिन अब मैं पिछले कुछ दिनों से एक बात नोटिस कर रही थी कि बॉस पहले जैसे नहीं लग रहे। वह अक्सर अपने केबिन में चुपचाप बैठे रहते, फाइलों को हमेशा देखते रहते और कभी कभी गहरी सांस लेते हुए खिड़की से बाहर देखते। उनकी आंखों में थकान और परेशानी साफ झलकती थी।
वह वही सख्त बॉस थे, लेकिन अब उसमें बेचैनी भी शामिल हो गई थी। यह देखकर मेरे मन में पहली बार उनके लिए डर के साथ साथ थोड़ी सहानुभूति भी जागी। मैं झाड़ू लगाते हुए अक्सर सोचती कि शायद बॉस भी अंदर से बहुत अकेले हैं। बाहर से जितने मजबूत और सख्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही टूटे हुए होंगे। लेकिन मैं ये सब सिर्फ अपने मन में ही रखती थी। बॉस मेरे लिए अब भी वही डरावना नाम था जिनसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे तब तक क्या पता था कि वही इंसान मेरी ज़िंदगी की अब दिशा ही बदल देगा। जब मैं एक दिन बॉस के केबिन के पास झाड़ू लगा रही थी तो देखा फाइलों में वह उलझा हुआ था। मेरी नज़र अनजाने में उसकी फाइल पर चली गई। तीसरे पन्ने पर बनी टेबल ने मुझे रोक लिया। आखिरी पन्ने पर 2 आंकड़े गलत थे। बहुत बारीक गलती थी, लेकिन बड़ी ही खतरनाक थी। मैं कुछ पल चुप रही, फिर अपने भीतर की सारी हिम्मत समेटकर धीरे से बोली। जब मैंने वह बात कही तो केबिन के भीतर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बॉस, जो शायद मुझे डांटने ही वाले थे, एकदम से ठिठक गए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें शायद यकीन नहीं हुआ कि सामने झाड़ू लगाने वाली एक साधारण सी औरत उनकी गोपनीय फाइल पर कुछ कह सकती है। अगले ही पल उनके भीतर जमा सारा गुस्सा बाहर आ गया। उन्होंने तीखी आवाज़ में कहा, ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फाइल देखने की? तुम्हें पता भी है इसमें क्या है? ये कोई बच्चों की कॉपी नहीं है, करोड़ों का हिसाब है। अपना काम करो और मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। उनकी आवाज़ में इतना अपमान था कि जैसे उन्होंने मुझे इंसान नहीं, किसी कीड़े मकोड़े से भी नीचे समझ लिया हो। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल एक पल को बैठ सा गया। जिंदगी भर मैंने ताने सुने थे, माँ के जाने के लिए, पति की मौत के लिए। आज फिर वही एहसास लौट आया कि शायद मेरी आवाज़ सुनने लायक ही नहीं है। लेकिन इस बार मैं भागी नहीं। मैंने सिर झुकाया, एक गहरी सांस ली और बेहद शालीनता से बोली, सर, मैं जानती हूँ कि मैं अपनी औकात से बढ़कर बोल रही हूँ, लेकिन तीसरे पेज पर जो मुनाफे का अनुमान है उनमें फॉर्मूला गलत लगाया गया है। अगर आप इसी हालत में ये फाइल मीटिंग में ले गए तो वहाँ बैठे लोग इसे तुरंत पकड़ लेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आपको नुकसान ना हो। मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। इतना कहकर मैं चुप हो गई। बॉस ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, जैसे अभी और कुछ कहेंगे, लेकिन मैं कुछ और ना बोली। मैं बस पीछे हटी और दोबारा झाड़ू उठाकर अपना काम करने लगी। उस वक्त मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, तारीफ भी नहीं चाहिए थी, बस मन की बात कह देना जरूरी समझा था। मैंने देखा कि बॉस बिना कुछ कहे कुर्सी से उठे। उनका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। कुछ सेकंड तक वे खामोश रहे, फिर अचानक फाइल उठाकर केबिन से बाहर निकल गए। ऑफिस के लोग हैरानी से उन्हें जाते हुए देखने लगे। थोड़ी देर बाद खबर फैली कि बॉस ने गाड़ी मंगवाने की बजाय खुद ही फाइल लेकर पार्किंग की तरफ रुख कर लिया है। मैं झाड़ू लगाते सोच रही थी कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है, कहीं मेरी वजह से मेरी नौकरी न चली जाए। लेकिन सच्चाई यही थी कि बॉस गाड़ी में बैठकर दोबारा वही पन्ना खोल चुके थे। पहली नज़र में सब कुछ सही लग रहा था, वही आंकड़े, वही ग्राफ। शायद वे भी खुद पर हंस रहे होंगे कि ऐसी सफाई करने वाली औरत की बात को इतनी गंभीरता से ले लिया। लेकिन जब उन्होंने नीचे वाले कॉलम में मुनाफे की गणना दोबारा की तो उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फॉर्मूला में सच में एक छोटा सा चिन्ह गलत जगह लगा हुआ था। इतना छोटा कि नज़र से चूक जाए, लेकिन इतना बड़ा कि पूरी कंपनी को डुबो दे। जो ग्राफ ऊपर जाता दिख रहा था वही असल में भारी नुकसान का संकेत दे रहा था। उस पर बॉस के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। अगर वे यही फाइल बोर्ड मीटिंग में ले जाते तो उनकी सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। और यह सब एक ऐसी औरत ने पकड़ा था जिसे लोग रोज झाड़ू लगाते हुए अनदेखा कर देते थे। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरे बोले हुए शब्द किसी की दुनिया हिला देंगे। मैं तो बस झाड़ू लगाकर अपना काम खत्म करके निकल गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि बॉस ने गाड़ी ऑफिस के बाहर ही छोड़ दी और घबराए हुए मुझे ढूंढते हुए बाहर निकल आए। 35 साल की उम्र में महंगे कपड़े, चमचमाते जूते, फिर भी वह तपती सड़क पर बिना परवाह किए इधर उधर देख रहे थे। मैं उस वक्त सामने वाले छोटे से एक पार्क में बैठी थी। हाथ में अपनी टिफ़िन थी और गोद में एक पुरानी सी नोटबुक, वही नोटबुक जिसमें मैं सालों से चुपचाप पढ़ते हुए अपने नोट्स बनाती आई थी। जब दुनिया मुझे तानों से तोड़ती थी तब यही किताबें मुझे जोड़ती थी। अचानक मैं किसी की हाफती हुई आवाज़ सुनी, अरे आप। मैंने सिर उठाया तो सामने बॉस खड़े थे। उनकी टाई ढीली थी, सांसें तेज थी, आंखों में अजीब सी बेचैनी। मुझे देखती उन्होंने जैसे राहत की सांस ली। मैं घबरा गई। मेरे मन में वही पुराना डर लौट आया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? मैं तुरंत खड़ी हो गई और धीमी आवाज़ में बोली, सर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? शायद उन्हें भी यही अंदाज़ा था कि मैं यही सोचूंगी। उन्होंने तुरंत हाथ उठाकर मुझे रोका। उनकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। नहीं, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें डांटने नहीं, माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं सुन रह गई। मेरी पूरी ज़िंदगी में आज तक किसी ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी थी। हमेशा तो लोग मुझे कसूरवार ठहराते हुए आए थे, माँ के लिए, फिर पति के लिए, हर टूटन के लिए। बॉस ने आगे कहा कि तुम बिल्कुल सही थी। तीसरे पेज पर जो गलती थी वह अगर मीटिंग में चली जाती तो मेरी पूरी कंपनी डूब जाती। आज तुमने मुझे तबाह होने से बचा लिया है। मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस नज़रें झुका ली। उन्होंने एक पल मुझे गौर से देखा। मेरे सादे कपड़े,
मेरे हाथों में पकड़ी झाड़ू की लकीरें और मेरी गोद में रखी हुई नोटबुक। सच सच बताओ, उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? ये काम, ये हालात, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं हो सकती। इतनी बारीक वित्तीय गलती कोई आम इंसान नहीं पकड़ सकता। उनकी बात ने मेरे भीतर दबे सारे दर्द को छेड़ दिया। मैं कुछ पल खामोश रही, फिर मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे अपनी ही कहानी खुद को सुना रही हूँ। सर, लोग मुझे मनहूस कहते हैं मैंने जन्म लेते ही अपनी माँ को छीन लिया। फिर शादी के 3 दिन बाद मेरे पति चल गए तो कहा अब इसे भी खा गई। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैंने बॉस की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, बल्कि सुनने की तैयारी थी। शायद पहली बार किसी ने मुझसे सच में पूछा था कि मैं कौन हूँ। मैंने गहरी सांस ली और फिर से बोलना शुरू किया। सर, मुझे पढ़ने का शौक बचपन से था, लेकिन मेरे चाचा चाची को लगता था कि लड़की को ज़्यादा पढ़ाने का क्या फ़ायदा। अपनी बेटियां स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, और मैं दूर दूर खड़ी रहकर उन्हें किताबें खोलते सवाल हल करते देखती रहती थी। वही देखकर मुझे गणित से लगाव हुआ। नंबर मुझे कभी डराते नहीं थे, बल्कि समझ में आते थे। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं चाची की बेटियों की पुरानी किताबें छुप कर अपने कमरे में ले जाती और रात को सबके सो जाने के बाद कभी मोबाइल की हल्की रोशनी में, कभी दिए की बुझती लो में मैं सवाल हल कर देती। कॉपी ना होने पर कागज के टुकड़ों पर हिसाब लिखती थी। कई बार गलतियां होती थी, लेकिन मैं हार नहीं मानती थी। सर, में गणित में बहुत अच्छी थी, शायद इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी खुद एक हिसाब बन चुकी थी। हर नुकसान, हर कमी का जोड़ घटाव मैंने मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस ढूंढ ली थी। जब सब जो सो जाते तब मैं हेडफोन लगाकर पढ़ती थी। डर हमेशा लगा रहता, कहीं पकड़ी ना जाऊं। अगर चाचा चाची को पता चल जाता तो मैं किताबें ही नहीं, मेरे सपने भी छीन लिए जाते। मैंने उनकी तरफ देखा, वे बिना टोक सुन रहे थे। मैंने फिर से आगे कहा, बड़ी मुश्किल से मैंने 10वीं की परीक्षा दी, वो भी छुपकर। किसी ने फॉर्म भरने में मदद नहीं की, मैंने खुद रास्ता निकाला। अब रिजल्ट आया और मैं पास हो गई तो खुशी मनाने वाला भी कोई नहीं था। सबको यही लगा कि इससे क्या ही बदल जाएगा। ये कहते हुए अब मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी सर, बहुत आगे, लेकिन मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। माँ तो पैदा होते ही चली गई, पिता ने हमें छोड़ दिया। शादी के बाद लगा शायद अब जिंदगी संभलेगी, लेकिन मेरे पति भी 3 दिन में ही चले गए। उसके बाद लोग मुझे इंसान नहीं, एक वजह समझने लगे, हर मौत की वजह। मैंने पल भर रुक कर अपनी हथेलियों को देखा, जिन पर झाड़ू के निशान पड़े थे। इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। जो काम मिला वही जिंदगी में कर लिया, लेकिन पढ़ाई मैंने कभी छोड़ी नहीं। यही वजह है कि आपकी फाइल में वो गलती मेरी नज़र में आ गई, क्योंकि मैंने वही फॉर्मूले अपनी गणनाएं सालों अकेले बैठकर सीखी है। बॉस अब चुप थे। उनकी आंखों में अब हैरानी नहीं, इज्जत थी। शायद उन्हें पहली बार समझ में आया था कि एक औरत जो झाड़ू लगाती है वह मजबूरी से करती है, कमजोरी से नहीं। मैंने धीरे से कहा, सर, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन सीखने की आदत नहीं छीन पाए। ये कहते कहते मेरी आवाज़ भारी हो गई। मैं खुद हैरान थी कि इतने सालों की चुप्पी आज अचानक शब्दों में कैसे टूट पड़ी। मेरी आंखों में आंसू तैर आए थे, लेकिन मैंने रोक नहीं पाई। सामने बैठे बॉस बिल्कुल स्तब्ध थे। उनकी आंखों में जैसे मुझ पर जमी हुई थी। मुझे लगा जैसे मेरी हर बात उनके भीतर किसी हथौड़े की तरह लग रही हो। शायद उन्हें यह एहसास हो रहा था कि उनकी अपनी ही कंपनी में उनकी नज़रों के ठीक नीचे इतना बड़ा अन्याय पल रहा था, और उन्हें उनकी भनक तक नहीं थी। बॉस की कुर्सी पर बैठे देर सख्त हो गई। उनकी आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था, जिस लड़की को वो रोज़ ऑफिस में झाड़ू लगाते देखते थे, वही लड़की इतनी समझ रख सकती है। मैं उनकी खामोशी को देख रही थी और समझ रही थी कि अब सच छुपाया नहीं जा सकता। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मुझे बिना सुने, बिना परखे एक झूठे इल्ज़ाम के साथ बाहर कर दिया गया। कैसे मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मेरी हैसियत सिर्फ एक छोटी कर्मचारी की थी। बॉस की सांसें भारी हो गई। उन्होंने सिर झुका लिया। उन्हें महसूस हो चुका था कि असली अंधापन आंखों में नहीं, अहंकार में होता है। उनके पास सब कुछ था, फिर भी वे सच नहीं देख पाए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, इस बार एक बॉस की तरह नहीं, एक इंसान की तरह। उनकी आंखों में अब कठोरता नहीं, बल्कि पश्चाताप था। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि काबिलियत कपड़ों या पद से नहीं पहचानी जाती। अचानक बॉस उठे और मेरे सामने आकर रुके। उन्होंने मेरा तुरंत हाथ थाम लिया। मैं अचानक घबरा गई, लेकिन उनकी पकड़ में कोई दबाव नहीं था, बस भरोसा था। गंभीर आवाज़ में उन्होंने कहा कि वे एक नाकाम नेता साबित हुए हैं, जो अपने ही लोगों की रक्षा ना कर सके। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। वह माफ़ी औपचारिकता नहीं थी, उसमें सच्चाई थी। उन्होंने कहा कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। बॉस ने साफ शब्दों में कहा, आज के बाद मैं फुटपाथ पर नहीं बैठूंगी, ना ही खुद को बेकार समझूंगी। उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग में वे अकेले नहीं जाएंगे, मैं उनके साथ जाऊंगी। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा कि वहाँ मुझे कौन सुनेगा, कौन अंदर आने देगा। बॉस की आवाज़ में तब सख्ती थी, लेकिन वह सख्ती हक के लिए थी। उन्होंने कहा, यह मेरी कंपनी है और अब मैं देखूंगा कि तुम्हें रोकने की हिम्मत कौन करता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सारी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करूं,
हर उस गलती को निकालूं जिसे अब तक नज़रअंदाज किया गया था, और उन्हें बताऊं कि कंपनी को कैसे बचाया जा सकता है। उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया, क्या मैं उनकी कंपनी को संभालने में उनकी मदद करूंगी। उस पल मेरी आंखों में महीनों बाद उम्मीद की एक हल्की सी चमक जागी। मैंने बिना कुछ कहे उनका हाथ मजबूती से थाम लिया और सिर हिला दिया। मैंने बस इतना कहा कि मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं। बॉस हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। उनके शब्दों में कोई एहसान नहीं था, सिर्फ अपनापन था। उन्होंने मुझे उठने को कहा और बताया कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। जब मैं उनके साथ उस गाड़ी की ओर बढ़ी तो सूरज ढल रहा था, लेकिन मेरे भीतर जैसे किसी ने दिया जला दिया हो। जो मैं थोड़ी देर पहले तक खुद को दुनिया की सबसे छोटी इंसान समझ रही थी, आज उसी रास्ते पर चल रही थी जहां से मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। बॉस की गाड़ी शहर की चौड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी और मेरे दिल में पहली बार यह यकीन उतर रहा था कि शायद अब मेरी कहानी सिर्फ दर्द की नहीं रहेगी। मैं बार बार अपने मैले कपड़ों को समेट रही थी। मन में अजीब सा डर था कि कहीं मेरी वजह से गाड़ी की सीट गंदी ना हो जाए। यह डर नया नहीं था, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया था। बॉस ने मेरी घबराहट भांप ली थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा उतर आई। शायद उन्हें समझ में आ गया था कि कैसे जिंदगी की शक्ति एक हीरे को भी धूल में लौटने पर मजबूर कर देती है। जब गाड़ी एक आलीशान बंगले के फाटक से भीतर दाखिल हुई तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। इतना बड़ा घर, इतना भव्य घर मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। यह बॉस का घर था, किसी महल से कम नहीं था। गाड़ी रुकी तो उन्होंने मुझे उतरने का इशारा किया। मैं संकोच के साथ बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। बॉस ने एक नौकर को बुलाया और कहा कि मुझे मेहमान खाने में ले जाए, मेरे लिए बेहतरीन सूटों में से एक निकाला जाए और खाने का इंतजाम किया जाए। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बॉस ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और बोले, अभी कोई सवाल नहीं, पहले खुद को संभालो, खाना खाओ, फिर हम जंग की तैयारी करेंगे। करीब 1 घंटे बाद जब मैं कमरे से बाहर निकली तो बॉस मुझे पहचान ही नहीं पाए। नहाकर और सलीके से कपड़े पहनकर मैं खुद को आईने में देख रही थी। अजनबी सी लग रही थी। चेहरे से धूल और थकान उतर चुकी थी। आंखों में वही पुरानी चमक थी जो कभी खो गई थी, लेकिन अब उसमें आत्मविश्वास की हल्की सी लो जल रही थी। बॉस मुस्कुराए और मुझे अपनी स्टडी रूम में ले गए। चारों ओर किताबें, बड़े बड़े मॉनिटर और आधुनिक सिस्टम थे। उन्होंने कुर्सी की ओर इशारा किया और खुद सामने बैठते हुए बोले, यह रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है। सुबह 9 बजे बोर्ड मीटिंग है और हमें सिर्फ गलती सुधारनी है। हमें ऐसा सच रखना है जो सबको हिला दे। मैंने सिर हिलाया और लैपटॉप अपनी ओर खींच लिया। जैसी मेरी उंगलियां बोर्ड पर पड़ी तो भीतर का डर कहीं खो गया। अब मैं झाड़ू लगाने वाली गायत्री नहीं थी, बल्कि अपने मैदान में उतरी हुई खिलाड़ी थी। समय का एहसास मिट गया। मैंने फाइल खोली और बॉस को दिखाया कि असली गलती कहाँ थी। मैंने साफ कहा कि यह कोई साधारण टाइपिंग एरर नहीं था। बॉस ने झुककर स्क्रीन देखी। मैंने डेटा की परतें खोलनी शुरू की और बताया कि यह फॉर्मूला जानबूझकर बदला गया है। पिछले महीने की बैकअप फाइल में सब कुछ सही था, लेकिन रात ठीक 2 बजे सिस्टम में लॉगिन करके उस अहम सेल में बदलाव दिया गया है। बॉस की आंखों में आग सी चमक उठी। इसका मतलब साफ था, ये एक साजिश थी। मैंने उन्हें लॉगिन आईडी दिखाई। वह उसी व्यक्ति की थी जिस पर बॉस ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। बॉस ने मुट्ठी भींच ली। विश्वासघात हमेशा सबसे गहरी चोट देता है। वे गुस्से में खड़े होने ही वाले थे, लेकिन मैंने शांति से कहा, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि उनके वार को ही उनकी हार बना दिया जाए। मैंने उन्हें अपनी योजना बताई। हम सिर्फ पुराना डेटा बदलेंगे नहीं, बल्कि उन छिपे हुए फंड्स को भी उजागर करेंगे जिन्हें घाटा दिखाकर विदेशी खातों में भेजा गया था। ये सुराग मुझे तभी मिल गया था जब मैं वहाँ काम कर रही थी। बस तब मेरे पास पहुँच नहीं थी जो अब बॉस के पासवर्ड से संभव थी। पूरी रात हम दोनों काम करते रहे। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की टिक टिक की, कागज पलटने की आवाज़ें थी। बॉस मेरी तेजी और रणनीति देखकर हैरान थे। मैंने कंपनी को संकट से निकालने के लिए एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया, जिसका नाम मैंने प्रोजेक्ट उम्मीद रखा था। जब सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी, हमारा काम पूरा हो चुका था। मैं कुर्सी से पीठ टिकाकर बैठ गई। आंखें थकान से जल रही थी, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। बॉस ने मुझे गौर से देखा और कहा, अगर तुम ना होती तो आज कंपनी डूब जाती। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है, खत्म नहीं होता। आपने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरे लिए काफ़ी था। अगली सुबह मुख्यालय का माहौल बोझिल था। बोर्ड रूम में सन्नाटा पसरा था। सभी डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर मौजूद थे। सबको लग रहा था कि आज अंत की घोषणा होगी। एक कोने में वही लोग बैठे थे जिनके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। ठीक 9 बजे दरवाजा खुला और बॉस अंदर आए। उनके चेहरे पर हार नहीं थी, बल्कि एक अटल आत्मविश्वास था, और उनके साथ साथ मैं चल रही थी।
लैपटॉप हाथ में सिर ऊंचा, कमरे में खुसर पुसर शुरू हो गई। कई आंखें मुझे पहचान नहीं पाई और कुछ ने पहचान कर भी यकीन नहीं किया। बॉस ने सब पर एक नज़र डाली और कहा, आप सब आज यहाँ अंत देखने आए हैं, लेकिन अफसोस, आज हम एक नई शुरुआत की बात करेंगे। उन्होंने इशारा किया और मैं आगे बढ़ी। जैसी स्क्रीन रोशनी हुई, कुछ चेहरों का रंग उड़ने लगा। सच्चाई अब छुपने वाली नहीं थी। जैसे ही गौरव ने मुझे पास से देखा, उसका रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और गला जैसे सूख गया। वह मुझे पहचान चुका था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये यहाँ कैसे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई सामने आने वाली है और झूठ की नींव हिल चुकी है। मैंने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था। मैंने कहा, आप सबके सामने जो रिपोर्ट पहले रखी गई थी वह पूरी सच्चाई नहीं थी। आज मैं आपको वह सच दिखाने आई हूँ जिसे जानबूझकर छिपाया गया है। मैंने अगली स्लाइड खोली और स्क्रीन पर वही फाइल दिखाई जो बॉस पर गलती का आरोप बन रही थी। मैंने साफ शब्दों में बताया कि ये कोई साधारण टाइपिंग की गलती नहीं थी, बल्कि कंपनी के मुनाफे को कम दिखाने की सोची समझी साजिश थी। इसके बाद मैंने असली आंकड़े सामने रखे। जैसे स्लाइड बदलती गई, कमरे में बैठे डायरेक्टर की आंखें खुलती चली गई। जो लोग कुछ देर पहले गुस्से में थे, अब ध्यान से स्क्रीन देखने लगे। मैंने कहा कि जो नुकसान दिखाया जा रहा था वह बाजार की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी भ्रष्टाचार की वजह से है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तभी गौरव ने ऊंची आवाज में कहा कि मैं कंपनी में सिर्फ एक झाड़ू लगाने का काम करती हूँ और मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। कमरे में तभी हलचल मच गई। कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे। बॉस चुपचाप खड़े थे, उनकी नज़र सिर्फ मुझ पर थी। मैं शांत रहते हुए गौरव की ओर देख रही थी और कहा कि शोर मचाने से सब नहीं बदलता। मैं अगली स्लाइड खोली और कहा, अगर मैं गलत हूँ तो आप यह बताएं कि कल रात ठीक 2:45 तक आपके लैपटॉप पर मेन सर्वर में लॉगिन करके फाइल नंबर 302 में बदलाव क्यों किया गया था। स्क्रीन पर सर्वर लॉग खुलते ही कमरे में जैसे सांसें थम गई। वहाँ साफ लिखा था कि गौरव का यूज़र नेम और उसका आईपी एड्रेस। गौरव का चेहरा पसीने से भीग गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ छोड़ चुके थे। मैंने बिना रुके अगली स्लाइड दिखाई और कहा, ये रे वो बैंक अकाउंट्स जिनमें पिछले 6 महीनों से कंपनी के पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे। पूरे लेन देन की सूची स्क्रीन पर चमक रही थी। हर नाम को मैंने साफ कर दिया था। बोर्ड के सदस्य एक दूसरे को देख रहे थे। अब किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। सच सामने था। शिकारी खुद शिकार बन चुका था। तभी चेयरमैन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और आदेश दिया कि गौरव और उसकी टीम को तुरंत हिरासत में लिया जाए और पुलिस को बुलाया जाए। सुरक्षा गार्ड आए और गौरव को बाहर ले जाने लगे। जाते जाते उसने मुझे नफरत से देखा, लेकिन मैंने नज़रें नहीं झुकाई। इसके बाद बॉस आ गए। उनकी आवाज़ शांत थी लेकिन मजबूत थी। उन्होंने कहा कि यही वह सच्चाई है जो कंपनी से छिपाई जा रही थी, जिसे मैंने सामने लाया है। उन्होंने साफ कहा कि अल्फा ग्रुप अब सिर्फ मुनाफे की नहीं, बल्कि न्याय की भी मिसाल बनेगा। फिर उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि मुझे मेरा सम्मान और अधिकार वापस दिया जा रहा है और मुझे कंपनी की नई चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर नियुक्त किया जा रहा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर बॉस और मुझे देख रहे थे। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे जीत के, भरोसे के और उस पहचान के जो मुझे आखिरकार मिल गई थी। उस शाम जब मैं ऑफिस से लौटी तो दिल बहुत भरा हुआ था। आज पहली बार मुझे लगा था कि मेरी मेहनत रंग लाई है। मैंने सोचा कि अगर मैं ये बात चाचा चाची को बताऊंगी तो शायद पहली बार वह मुझ पर गर्व करेंगे। मैंने पूरे उत्साह के साथ उन्हें बताया कि ऑफिस में क्या हुआ, कैसे बॉस ने मुझ पर भरोसा किया, कैसे मीटिंग में सच सामने आया और मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चाची हंस पड़ी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि मैं दिन में सपने देख रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी जैसी मनहूस के साय से तो अच्छी अच्छी कंपनी ही डूब जाए। उन्होंने फिर वही पुरानी बातें दोहराई कि मैं एक अपशगुनी हूँ जिसने जीते जी अपनी माँ को खा लिया। मेरी हंसी उड़ाते हुए वे वहाँ से चली गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल अंदर से फिर से टूट गया। मैंने सोचा था कि चाचा खुश होंगे, लेकिन उन्होंने भी उल्टा मुझ पर ही आरोप लगा दिया। बोले कि मुझे झूठी उम्मीदें पालने की आदत है और मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। उस रात मैं फिर से बहुत रोई। पहली बार मुझे अपने ही सपनों से डर लगने लगा। लेकिन अगले ही दिन सुबह मैं चुपचाप रसोई में बर्तन धो रही थी। मन बहुत भारी था। तभी अचानक बाहर एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। चाची ने खिड़की से झांक कर देखा और हैरानी से बाहर की ओर देखने लगी। कुछ ही पल में एक रौबदार, स्मार्ट और सलीकेदार इंसान दरवाजे पर खड़ा था और वही थे मेरे बॉस विशाल मल्होत्रा। मैं घबरा गई। कुछ कहने वाली थी कि उससे पहले ही बॉस ने पूरे सम्मान के साथ चाची को नमस्ते किया और सीधे कहा कि वह मेरा हाथ मांगने आए हैं। उनके शब्द सुनते ही चाची के तो चेहरे का रंग बदल गया। बॉस ने मेरे बारे में खुलकर बताया कि कैसे मैंने कंपनी को संकट से निकाला, कैसे मेरी समझ और मेहनत ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक मजबूत इंसान के रूप में प्रभावित किया है। चाची की आंखें झुक चुकी थी। वही चाची जो मुझे हर वक्त मनहूस कहती थी, आज शब्दहीन थी। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने एक हीरे की पहचान नहीं की थी।
बॉस ने मेरे सामने आकर मेरा हाथ थाम लिया। इतना बड़ा बॉस, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था। यह देखकर चाची पूरी तरह हैरान थी। मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं किसी दबाव या एहसान के रिश्ते में नहीं बदना चाहती। बॉस ने मुस्कुरा कर कहा कि वह मेरे फैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें जवाब के लिए वक्त चाहिए तो वह इंतज़ार करेंगे। उनकी ये बात मुझे छू गई थी। सम्मान। समय बीता, मैंने अपनी पहचान खुद बनाई। समाज ने वही लड़की सम्मान से देखना शुरू कर दिया जो किसी अपशगुन कहा जाता था। बाद में मेरी और बॉस की शादी हो गई, पूरे सम्मान के साथ। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी सुकून से भर गई। मुझे एक ऐसा साथी मिला जो हर कदम पर मेरा साथ देता। ऑफिस में मैं अपने काम के साथ उनके सपनों का भी सहारा बनी। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि जो लोग कभी मुझे धिक्कारते थे वही आज मेरी मिसाल देते हैं। मुझे समाज में इज्जत मिली, पहचान मिली और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा मिला। मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और गर्व से कहती हूँ कि एक समय जिसे मनहूस किया गया था वही आज कई जिंदगियों के लिए उम्मीद बन चुकी है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।